नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अब घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा सकेगा। इसके लिए ऐप के माध्यम से OTP और फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा नंबर अपडेट होगा। इस प्रक्रिया में किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र की मोदी सरकार आगामी बजट में पेंशन राशि को 8 गुना तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। EPS 95 पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे करीब 800% की बढ़ोतरी होगी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। ट्रेड यूनियनें लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही थी। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना है। बैंक ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ग्राहकों को 30 नवंबर 2025 तक अपनी eKYC पूरी करानी होगी। ऐसा ना करने पर बचत खाता निष्क्रिय हो सकता है और ग्राहक खाते से लेन देन नहीं कर पाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ भाजपा मिशन 2027 की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर में प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होगी, जिसके साथ ही प्रदेश में भाजपा के विधानसभा चुनाव 2027 के अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी। इसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना 2025 से 26 शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत बकाया बिल जमा करने पर सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी। यह योजना 3 चरणों में लागू होगी और पंजीकरण कराने पर मूल बकाया राशि में भी अतिरिक्त राहत दी जाएगी। योजना 28 फरवरी तक चलेगी और इसका पंजीकरण शुल्क 2000 रुपए होगा। किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 1.39 लाख से अधिक किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। सरकार ने 1 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच 59 दिनों में 8.28 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद की है, जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का लगातार लाभ मिल रहा है और खरीदी के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार समृद्ध किसान और सशक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को अब 2.5 लाख रुपए तक का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए 15 दिसंबर से पहले आवेदन करना जरूरी है। PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 40,521 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यह योजना केवल पंजीकृत किसानों के लिए है। 2 HP सोलर पंप पर 98,593 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन के दौरान ऑनलाइन बुकिंग के साथ टोकन मनी जमा कराना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाया जा रहे भ्रम पर UPPCL ने जवाब दिया है। विभाग का कहना है कि 3.41 लाख चेक मीटरों के जरिए स्मार्ट मीटरों की सटीकता साबित हो चुकी है। साथ ही समय पर भुगतान करने पर बिजली बिल में 2% की छूट भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परिवहन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट को आपस में जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, जिससे यात्रा पहले से अधिक आसान और सुगम होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लेखपाल सुधीर के परिजनों से मिले और आरोप लगाया कि SDM द्वारा सुधीर का अपमान किया गया। उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में महिलाएं बड़ा बदलाव लाने वाली भूमिका में होंगी। बिहार की तर्ज पर योगी सरकार भी महिलाओं के लिए बड़ी योजना की तैयारी कर रही है। लक्ष्य है कि प्रदेश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएं, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। PM कुसुम योजना के तहत बरेली जिले को 102 सोलर पंप मिले हैं। इसके लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के समय 5000 रुपए की टोकन मनी जमा करनी होगी। यह योजना किसानों की सिंचाई लागत कम करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और डीजल व बिजली पर निर्भरता घटाने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 10,407 पद खाली हैं। इंटरमीडिएट पास महिलाओं के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन को बेहतर बनाने के लिए इन पदों पर भर्ती की जा रही है। इच्छुक महिलाएं 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी। यह भर्ती लखीमपुर खीरी जनपद के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में होगी। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, यानी उम्मीदवार घर बैठे बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए और बिना किसी बिचौलिए के आवेदन कर सकेंगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट तय की गई और आवेदन 1 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी होगी। किसी के झांसे में आकर पैसे ना दें और ना ही नौकरी लगाने के किसी वादे पर भरोसा करें।
6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना से जुड़े शासनादेश को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला उन कर्मचारियों से संबंधित है जिनके पद नई पेंशन योजना लागू होने से पहले विज्ञापित हुए थे और जिन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने की मांग की गई है। 30 नवंबर तक कुछ जरूरी काम निपटाना बेहद जरूरी है, वरना पेंशन रुक सकती है और बैंक खाते पर भी असर पड़ सकता है। नवंबर का महीना समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही कई अहम डेडलाइन भी खत्म होने वाली हैं। पेंशनर, सरकारी कर्मचारी, टैक्स देने वाले और बैंक ग्राहक सभी के लिए यह तारीख काफी महत्वपूर्ण है। यदि ये जरूरी कार्य समय पर पूरे नहीं किए गए तो पेंशन रुक सकती है, बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है, टैक्स से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं या जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए इन मामलों को हल्के में ना लें और जरूरी काम तुरंत निपटा लें। इन जरूरी कार्यों में सबसे पहला काम पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है। हर साल की तरह इस वर्ष भी सभी पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। यदि समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया तो अगले महीने से पेंशन बंद हो सकती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के यह प्रक्रिया पूरी कर सकें। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़ा एक अहम अपडेट भी सामने आया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की है। पहले इसकी समय सीमा सितंबर तक तय की गई थी, लेकिन कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए इसे बढ़ाकर नवंबर कर दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से अलग है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते डीए का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार इसमें 18.5% का योगदान करेगी। यह व्यवस्था पुरानी पेंशन योजना से पूरी तरह अलग है, जिसमें कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का योगदान बिना दिए अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। पीएनबी ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक के लाखों ग्राहकों को 30 नवंबर 2025 तक अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य है। यदि ग्राहक तय समय के भीतर ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनका खाता नॉन ऑपरेटिव हो सकता है। ऐसी स्थिति में ना तो खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे और ना ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसलिए यदि आपकी ई केवाईसी अब तक अपडेट नहीं है तो अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना इसे जल्द से जल्द पूरा करा ले। टैक्स पेयरों के लिए भी नवंबर महीना काफी अहम है, क्योंकि कई जरूरी फॉर्म और रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। अक्टूबर 2025 से संबंधित टीडीएस चालान कम स्टेटमेंट जैसे सेक्शन 194A, 194IB, 194M और 194S के अंतर्गत आने वाले मामलों को इसी तारीख तक फाइल करना अनिवार्य है। वहीं जिन टैक्स दाताओं के लेन देन आयकर अधिनियम की धारा 92E के अंतर्गत आते हैं उन्हें भी अपनी ITR 30 नवंबर तक दाखिल करनी होगी। इन समय सीमाओं को नजरअंदाज करने पर लेट फीस, नोटिस और भारी जुर्माने का खतरा बढ़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं, जिसके बाद रसोई गैस के दामों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में 1 दिसंबर को भी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है। नवंबर महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 6.50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा दिसंबर की शुरुआत में एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 दिसंबर से 2 नए नियम लागू करने जा रही है। 30 नवंबर के बाद ग्राहक एमकेएस के जरिए लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय उन्हें यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही एटीएम शुल्क में भी बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। तय सीमा से ज्यादा लेन देन करने पर करीब 2 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा यूपीआई से जुड़े नए नियम 15 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। विवादों के निपटारे के लिए 2 नए सेटलमेंट साइकिल जोड़े गए हैं। पहला यूपीआई सेटलमेंट 10 चक्रों में होता था, जिसमें प्राधिकरण, लेन देन और विवाद दोनों शामिल रहते थे। अब चक्र से 1 से 10 तक केवल प्राधिकरण से जुड़े लेन देन का सेटलमेंट किया जाएगा, जबकि विवादों का निपटान प्रतिदिन चक्र 11 और 12 में होगा। इस दौरान प्राधिकरण लेन देन के सेटलमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। यह नियम पहले 3 नवंबर से लागू होना था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने किसानों से लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों को राहत देने वाले फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गन्ना किसानों के हित में एक और अहम निर्णय लेते हुए गन्ना क्रय केंद्रों पर लोडिंग और अनलोडिंग का शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह फैसला सरकार की किसान हितैषी नीति को दर्शाता है और प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने सभी जिलों में अपने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। पार्टी ने एसआईआर में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
1 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं, जिनमें कई अहम बदलाव किए जाएंगे। नए नियमों के तहत ऐसे लोगों का राशन बंद किया जा सकता है जो ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मुफ्त राशन का लाभ सिर्फ वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार रोका जा सके। इन बदलावों से लाभार्थियों की पहचान और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। नए प्रावधानों के अनुसार जिन राशन कार्ड धारकों ने अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया या ई-केवाईसी पूरी नहीं की, उनका राशन रोका जा सकता है। साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिला मुखिया वाले परिवारों को विशेष सुविधाएं देने की भी योजना बनाई गई है। राशन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जाएगा और इसके साथ ही कई नई राशन सामग्री भी सूची में जोड़ी जाएगी। सरकार राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई तकनीक अपनाने जा रही है। इसके तहत स्मार्ट समाधान, ऑटोमेटेड मशीनें और आधुनिक राशन मशीनें लगाने की योजना है, जिससे राशन में होने वाली गड़बड़ियों और धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश में एक नया शहर बसाने की तैयारी चल रही है, जिसका नाम ग्रेटर गाजियाबाद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद नगर निगम प्रशासन और संबंधित विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। इस संबंध में फाइल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजा जाएगा। आधार से जुड़े नियमों में UIDAI ने अहम बदलाव किए हैं। नाम, पता और जन्मतिथि से संबंधित नियमों को अपडेट किया गया है। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार नामांकन और अपडेट प्रक्रिया से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिससे आधार बनाना या उसमें सुधार करने वाले लोगों पर असर पड़ेगा। इन नियमों को 3rd अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार अब ऐसे दस्तावेज तय किए गए हैं जिनका उपयोग पहचान पता, संबंध या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। यह बदलाव बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों समेत सभी आयु वर्ग के लिए लागू किया गया है। यदि आप अपना आधार कार्ड बनवाना या अपडेट कराने की योजना बना रहे हैं तो इन दस्तावेजों की जानकारी जरूर ले लें। नाम में सुधार के लिए UIDAI ने कई पहचान पत्रों को मान्यता दी है। इनमें पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय दस्तावेज माना गया है, क्योंकि इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता एक साथ दर्ज होते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के जरिए भी नाम में सुधार कराया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब पात्र परिवारों तक खुद पहुंचा जाएगा। 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य छूटे हुए पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ना है, ताकि सभी जरूरतमंद को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके। मेरठ मेडिकल कॉलेज में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर सख्ती की गई है। प्राचार्य ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं प्रभारी मंत्री का कहना है कि अगर कुत्तों को खाना नहीं मिलेगा तो वे आक्रामक हो सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या पेंशन बढ़ेगी या नहीं, इस पर 2 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वित्त मंत्री 3 अहम सवालों के जवाब देकर सभी तरह की उलझनें दूर करेंगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें हैं। राज्यसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 2 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। इन सवालों में महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल करने और पेंशन से जुड़े सुधारों पर चर्चा शामिल है। सभी की नजरें संसद के शीतकालीन सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां पेंशनर से जुड़े बड़े फैसलों का खुलासा होने की संभावना है। आधार कार्ड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बघेल ने UIDAI के प्रावधानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि से संबंधित कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। इस मामले में UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक ने पहले ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया था कि आधार कार्ड केवल पहचान और सत्यापन का माध्यम है, जन्मतिथि की पुष्टि का प्रमाण नहीं है। अब कई सरकारी कामों में केवल आधार कार्ड दिखाकर जन्मतिथि साबित नहीं की जा सकेगी। जैसे सरकारी भर्तियों में, छात्रवृत्ति के आवेदन में, पेंशन स्वीकृति में और आयु आधारित योजनाओं से जुड़े किसी भी सत्यापन में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड और अन्य वैध सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। UIDAI द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर 2025 को यह आदेश जारी किया है। यह निर्देश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को भेज दिया गया है, यानी यह सभी विभागों पर लागू होगा। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपका राशन बंद हो सकता है, इसलिए देरी ना करें और जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करा लें। भारत सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों लोगों को कम दरों पर यह मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का उद्देश्य यही है कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। राशन कार्ड केवल खाद्य सुरक्षा से जुड़ा दस्तावेज नहीं, बल्कि यह पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी इस्तेमाल होता है।
लोक गायिका नेहा राठौर ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि 11 देशों की पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, जबकि वह अपने घर पर ही हैं। उन्होंने कहा वह डरने वाली नहीं है और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछती रहेंगी। रामपुर जेल से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान कैदी वाहन देखकर भड़क गए और उसमें बैठने से इंकार कर दिया। उन्होंने जेल अधिकारियों से कहा कि वे राजनीतिक कैदी हैं और उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान जेल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आजम खान ने कैदी वाहन से कोर्ट जाने से साफ मना कर दिया और बैरक में लौट गए। बाद में जेल प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी रामपुर के MP MLA कोर्ट में कराई। अदालत ने दिव्यांग नेता अमर सिंह से जुड़े मामले में आजम खान को बरी कर दिया। यह मामला 23 अगस्त 2018 का है, जब एक इंटरव्यू के दौरान अमर सिंह की बेटियों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद अजीम नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। सोना चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। सोना 534 रुपए महंगा होकर 1,26,591 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,692 रुपए से बढ़कर 1,64,359 रुपए प्रति किलो हो गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इससे पहले सोना 1,26,057 रुपए और चांदी 1,62,667 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल अब तक सोना करीब 50,500 रुपए और चांदी लगभग 78,000 रुपए महंगी हो चुकी है। अक्टूबर में सोना और चांदी ने अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर भी छुए थे। एक बार फिर आधार को लेकर बड़ी सुविधा आने वाली है। अब जल्द ही घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर बदला जा सकेगा। इसके लिए ऐप के माध्यम से OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से अपडेट होगा। किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार को नियंत्रित करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस नई डिजिटल सेवा की घोषणा की है, जिसके माध्यम से अब उपयोगकर्ता आधार ऐप पर OTP सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट कर सकेंगे। इस सुविधा से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को काफी सहूलियत मिलेगी। UIDAI के अनुसार मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। इसमें किसी प्रकार के दस्तावेज जमा कराने या आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले उपयोगकर्ताओं को आधार ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो पुराने या नए नंबर पर भेजा जाएगा। अंत में स्मार्टफोन कैमरे के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। तकनीक की दुनिया से एक और बड़ी खबर सामने आई है। एप्पल भारत में अपना 5वां रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है। यह स्टोर 11 दिसंबर को नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में शुरू होगा। यह दिल्ली NCR क्षेत्र में एप्पल का दूसरा स्टोर होगा। पहला स्टोर अप्रैल 2023 में दिल्ली में खोला गया था। बेंगलुरु और पुणे में स्टोर खुलने के बाद शामिल है। साल 2025 में यह एप्पल का तीसरा नया स्टोर होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से SIR अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में समाजवादी पार्टी की तरफ से SIR अभियान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई और मांग भी की गई है। सपा की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई है कि चुनाव आयोग जनपदवार, विधानसभावार मतदाताओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे पार्टी के बूथ लेवल के एजेंट छूटे हुए मतदाताओं के पास जाकर 4 दिसंबर से पहले उनके गणना प्रपत्र जमा कर सकें। सपा की तरफ से लेटर में आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा के एक BLO अधिकारी की शिकायत भी की गई है। सपा की तरफ से कहा गया है कि BLO द्वारा अपने बूथ पर आधे अधूरे मतदाताओं को ही गणना पत्र दिया गया है। कल संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में खुद भीम आर्मी चीफ और नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद का पुतला फूंकने की भी कोशिश की गई। बता दें कि जिस जगह चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम था, उससे कुछ ही दूर पर उनका पुतला फूंकने की भी कोशिश की गई थी। यह कोशिश अनिल कुमार और अमन बंसल नाम के 2 युवकों ने की, मगर तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बता दें कि दोनों जय समता पार्टी नाम के संगठन से संबंध रखते हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। चुनावी तैयारी के तहत भाजपा ने यूपी के 14 जिलों में अपने नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। भाजपा ने जिन जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं, उनमें मेरठ, अलीगढ़ और झांसी जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। भाजपा की यह रणनीति आगामी चुनाव में प्रभावी ढंग से चुनाव प्रचार करने और संगठन में नई ऊर्जा भरने की दिशा में देखी जा रही है। मौसम को लेकर भी अपडेट है। दिसंबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरे छाने की संभावना जताई गई है। फिलहाल 3 दिसंबर तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान कहीं भी शीतलहर या बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी और मध्य स्तर का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बताया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की अहम खबरें फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी की न्यूज के साथ।